तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, और बेटर वी कैन से द कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ नया नहीं है। जो तुम लोग जानते हो कि इफ एल्स, स्विच केस, लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तो देखो, जब कंट्रोल स्टेटमेंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, जब हमारा प्रोग्राम रन करता है या एग्जीक्यूट करता है तो जनरली क्या है कि सीक्वेंस में रन करता है। जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखे हैं एक प्रोग्राम में, उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर। जैसे जैसे स्टेटमेंट आते जाएंगे वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करता जाएगा। लेकिन विद द यूज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के सीक्वेंस ऑफ फ्लो को चेंज करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फ्लो मींस कि कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं कि प्रोग्राम के कुछ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो दूसरे ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड समझते हो कि करली ब्रेस के अंदर हमने कोई कोड लिख दिया तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। तो जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन ए सर्टेन कंडीशन, और कंडीशन के साथ एक हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अटैच करते हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होती है तो नहीं एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह लूप्स होते हैं। तो लूप्स क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं, बार बार, जब तक कि कंडीशन ट्रू बनी रहती है। डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन, कंडीशन हमारी रहती है, उस पर एक वेरिएबल रहता है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, और कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लूप के साथ जो अटैच होता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। इसी तरह स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट है। वो क्या करता है कि डिफरेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं स्विच केस, डिफरेंट केसेस के साथ कनेक्टेड। तो केसेस के साथ वैल्यूज होती हैं, इसका मतलब कि अलग अलग वैल्यूज पे डिपेंडेंट अलग अलग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। और इसके बाद होते हैं ब्रेक कंटिन्यू। तो ब्रेक कंटिन्यू लूप्स के साथ यूज होते हैं और स्विच केस के साथ यूज होते हैं, जो कि हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, जो मैंने अभी बताया कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो सीक्वेंस ऑफ फ्लो को चेंज करते हैं। प्रोग्राम की जो सीक्वेंस ऑफ फ्लो है उसको चेंज करते हैं। विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारा प्रोग्राम सीक्वेंशियली रन करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है। तो ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इफ एल्स, गो टू, स्विच केस, लूप्स, 3 लूप होते हैं, व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, डू, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, और इन सबको हम स्मॉल केस में लिख के यूज करते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इफ स्टेटमेंट पर। तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है कि इफ कीवर्ड लिखेंगे और ब्रैकेट में कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन और कंडीशन। तो डिपेंडिंग ऑन की एक्सप्रेशन और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये जो ब्लॉक लिखा है इसके साथ ये इवैल्यूएट होता है, एग्जीक्यूट होता है। और कंडीशन अगर फॉल्स है
तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। मीनिंग ये है कि इफ के साथ सम कंडीशन रख दी और कुछ स्टेटमेंट रख दिए, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये एग्जीक्यूट होंगे, और अगर ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं, लेकिन इतना ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इस कंडीशन पे डिपेंडेंट की कंडीशन हमारी ट्रू है। तो दोनों ही केस में कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, जो ब्लॉक के साथ ब्लॉक के बाद स्टेटमेंट लिखे वो तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं। केवल ये इफ के साथ लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो इसमें क्या है कि कुछ और ये थोड़ा मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो इसको पढ़ लो एक बार, इस टेक्स्ट को। जो मैंने ब्लॉक अभी बताया कि इट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। ठीक है, तो इधर ये है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। तो जैसे हमने लिखा इफ, एक्सप्रेशन और कंडीशन, फिर इस ब्लॉक के अंदर कई सारे स्टेटमेंट होंगे। तो स्टेटमेंट रन करेंगे यानी एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे क्लियर होगा। तो इस एग्जांपल को देखो, इसमें क्या है, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है इसमें? तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और तीनों की वैल्यू हमने स्कैनफ से यानी कीबोर्ड से ली हुई है। फिर एक कंडीशन लगाई है हमने। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज एंटर्ड बाय द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से हम वैल्यू एंटर करेंगे उसके बेसिस पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। एबीसी की तीनों की वैल्यू प्रिंट होगी। जीपीएम, जीपी माधव। ठीक है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो केवल ये दो स्टेटमेंट रन करेंगे, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पहले ये एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ये दोनों एग्जीक्यूट करेंगे। मीनिंग ये है कि इस ब्लॉक के बाद जो लिखा हुआ है वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, लेकिन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इन सिंपल सेंस कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, फिर ये एग्जीक्यूट करेंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, केवल ये करेगा। इस इफ के ब्लॉक के बाद जो लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। और इस एग्जाम्पल का आउटपुट मैं लिख देता हूँ। हम्म, इसका आउटपुट हम दो बार रन कराएंगे, तो इसका आउटपुट इस तरह आएगा।
ये ए और बी सी की वैल्यू हमने एंटर की 6 9 12, तो वैल्यू इन वैल्यूज पे डिपेंडेंट क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। ए बी सी है 6 9 12, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू हुई तो ये ए माइनस वैल्यू बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये दोनों करेगा। और दूसरे रन में ये ए बी सी की वैल्यू हमने इस तरह दी है, तो ये फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी ये प्रिंट एफ नहीं चलेगा और केवल ये लिख के आ जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि पहले वाले केस में कंडीशन ट्रू है तो ए और बी की वैल्यू चेंज होके प्रिंट हो रही है। दूसरे वाले केस में कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो ए बी की वैल्यू चेंज होंगी ही नहीं, जैसे यहाँ। ठीक है ना? तो इसमें और एक आध एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, तो फिर भी मैं एक एग्जाम्पल और इसमें तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल है इस तरह। हम्म, तो इस एग्जाम्पल में देखो नया क्या है। अब इसमें क्या है कि हमने जो है ये इफ के बाद इफ कंडीशन और कोई ब्रेस नहीं लगाया हुआ है, ब्रैकेट कुछ नहीं है। तो जब इफ के साथ कोई ब्रैकेट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि केवल एक स्टेटमेंट इफ के साथ कनेक्ट रह जाएगा, सिंगल स्टेटमेंट। मीनिंग ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंटफ और ये चार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंटफ नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स है तो इफ के साथ तो केवल एक ही स्टेटमेंट कनेक्ट है ना। या तो हम ब्लॉक लिख देते, यहां से लेके कहां तक हम रेंज बता देते, तो वहां से लेके वहां तक का स्टेटमेंट इफ के साथ कनेक्ट हो जाता। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंटफ के साथ ये चारों एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये प्रिंटफ नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये चार एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सिंपल सेंस में कि इफ के साथ केवल एक स्टेटमेंट कनेक्ट है और कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होके फिर ये चार होंगे। कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये स्किप होके ये चार एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसका आउटपुट मैं लिख देता हूं। इसको अगर हम दो बार रन कराएंगे तो इस तरह की वैल्यूज से रन कराएंगे। पहले हमने ए बी सी की तीन वैल्यू एंटर की, तो कंडीशन ट्रू है इन वैल्यूज के बेस पे, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, तो सी प्रिंट हुआ, जीपीएम प्रिंट हुआ और एबीसी की वैल्यू प्रिंट हुई। अब इस दूसरे वाले केस में कंडीशन फॉल्स है तो एबीसी की वैल्यू तब भी चेंज होकर प्रिंट हो रही है, क्योंकि यहाँ से ए और बी तो दोनों ही केस में चेंज हो रहा है ना, कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट एफ भी एग्जीक्यूट होगा जैसे पहले वाले केस में। और सर तिरछा दिखाई दे रहा है सर, क्या चीज? तिरछा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। सीधा नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। अरे फोन को सीधा कर लो गौरव। अरे तुम्हारे फोन की दिक्कत है ना कि यहाँ की?
यहाँ से और सभी को तो सीधा दिखाई दे रहा होगा, क्यों विक्रम? हाँ सर जी। और तो तुम्हें तो सीधा दिखाई दे रहा होगा। हाँ सही दिखाई दे रहा, हमें सही दिखाई दे रहा। हाँ, तो इस तरह इसका आउटपुट आएगा कि एबीसी की हमने वैल्यू एंटर की, 6912, तो ये सी की वैल्यू प्रिंट होके आ रही है, क्योंकि इस प्रिंट एफ से हम सी प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन अगर एबीसी की वैल्यू ये होंगी, ये वाली, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो जिसमें पहला प्रिंट एफ नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें एक कंडीशन हम देखते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। यहाँ तक तो क्लियर है आई थिंक सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, डाउट? मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड ए प्रोग्राम, तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो अब इस पे देखो कि हमने क्या है कि दो वेरिएबल लिए हुए हैं एक्स वाई, और हमने क्या किया कि x की वैल्यू यहाँ से एंटर कराई और y की वैल्यू एंटर कराई, फिर चेक किया x y पे, कंडीशन लगाई कि अगर x और y इक्वल हैं तो ये प्रिंट होगा, अगर x ग्रेटर देन y है तो ये प्रिंट होगा, या अगर ये है तो ये प्रिंट होगा। अब इस प्रोग्राम से क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसमें अगर हम जो तीन कंडीशन है, एक तरह से तीन इफ स्टेटमेंट हैं, तो तीनों इफ स्टेटमेंट में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है ना, या तो x इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेस होगा। तो डिपेंडिंग ऑन के तीन इफ स्टेटमेंट्स में से कोई एक ना एक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ एक से ज्यादा कंडीशन भी ट्रू हो। इस प्रोग्राम में हालांकि नहीं है, क्योंकि हमने तीन जो कंडीशन ली हैं वो एकदम अलग अलग हैं, क्योंकि x और y में केवल एक ही रिलेशन हो सकता है इन तीन में से। अगर हम यहाँ लिख देते x इक्वल टू y, तो ये एग्जीक्यूट हो जाता, और यहाँ लगाते x ग्रेटर देन 5। ठीक है, सपोज सेकंड इफ में होता x ग्रेटर देन 5 और x और y की वैल्यू होती 4 4, तो पहली भी कंडीशन ट्रू हो जाती। x और y की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 4 लेते हैं, तो इसको यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। दो अलग अलग प्रिंटफ लिखे तो थोड़ा सा यहाँ, जिससे कि ये ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, तो थोड़ा ये क्या है कि प्रॉपरली आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू एंटर की, तो सपोज करो हम एक्स वाई की वैल्यू एंटर करते हैं, क्या क्या 4,4 दोनों की वैल्यू कीबोर्ड से, तो क्या होगा कि पहली कंडीशन तो ट्रू रहेगी, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। और यहाँ अगर हमने लिख दिया x ग्रेटर देन 3, तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो पहला
प्रिंट एफ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, दूसरा भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन तीसरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा एक ही इफ ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशन अलग अलग हैं, x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन समथिंग या x प्लस वाई ग्रेटर देन समथिंग, तो ये एक या एक से ज्यादा इफ स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकते हैं। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल कंडीशंस। तो मल्टीपल इफ हो सकते हैं, और यहाँ पे हर एक इफ के साथ एक ही एक स्टेटमेंट हमने लिया है, जबकि अगर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन के हर एक इफ के साथ पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है अपना अपना। तो हर एक इफ दूसरे, ये इफ इस इफ से अलग है, इस इफ से कोई लेना देना नहीं, ये अपनी कंडीशन के हिसाब से रन करेगा और ये वाला अपनी कंडीशन, ये वाला अपनी कंडीशन। जितने इफ की कंडीशन ट्रू रहेगी तो उतने वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सिंपल लॉजिक ये है। इसका अगर हम आउटपुट देखें तो एक ही इफ एग्जीक्यूट होगा, अब आते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट पर। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ में हमने अभी क्या देखा कि इफ में हमने ये चेक किया, मतलब ये देखा कि अगर इफ के साथ कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ वाला ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट बोला जाता है। इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरह है। इसमें क्या होता है कि इफ एल्स का मीनिंग ये है कि इफ के साथ कोई कंडीशन लिखी होगी, इफ सम कंडीशन, एक्सप्रेशन और कंडीशन। तो इफ के साथ कोई कंडीशन लिखी होगी और उससे अटैच्ड एक ब्लॉक होगा, और ब्लॉक के जस्ट बाद एल्स होगा। तो अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आया विक्रम? हाँ सर जी हाँ। इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के साथ लिखा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला, फॉल्स है तो ये वाला। अब मैं क्या है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद 1 मिनट बाद ये कंटिन्यू करता हूँ तुम्हारा। तो पहले एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे देता हूँ तो उसको समझो, और फिर मैं आता हूँ। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल। तो ये जो मैंने बताया इफ एल्स वाला, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू। इफ एल्स का एग्जाम्पल है ये। इफ एल्स, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ये स्टेटमेंट यहीं ब्लॉक के साथ यहीं ले लेते हैं, और इसको भी थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, और ये a प्लस प्लस और b माइनस माइनस एक ही लाइन में ले लेते हैं। और ठीक है, अब तो देखो ये प्रोग्राम लिखा है तो इसको तुम समझो, और मैं फिर 1 मिनट में आके तुम लोगों के साथ फिर से जुड़ता हूँ। तब तक इसको एनालाइज करो।
इसमें क्या है, एबीसी की 3 वेरिएबल की वैल्यू ली है और ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा स्टेटमेंट, और ए चेंज होगा, बी चेंज होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये प्रिंट होगा जीपीएम ए स्टार इक्वल टू 2, ए की वैल्यू डबल हो जाएगी और बी की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे हैं एल्स के बाद, वो तो चलेंगे ही चलेंगे जो कि तुम जैसे चल रहे थे। तो इसमें ओके ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब 10 मिनट का टाइम बचा है अपने पास, तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो और इसमें हाँ, एक काम और करते हैं हम कि जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था इसमें हम एक स्टेटमेंट और अटैच कर देते हैं इस तरह। तो उसका मीनिंग ये है कि जो एल्स है वो एल्स तो यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। ये जो प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ किसका है, इस नीचे वाले प्रिंट एफ का इफ और एल्स से कोई लेना देना नहीं है। इफ यहाँ पे खत्म हो गया और एल्स यहाँ खत्म हो गया, तो चाहे इफ चले या एल्स चले, मतलब या इफ एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एक ही एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये प्रिंट एफ तो मेन का पार्ट है, तो ये प्रिंट तो होना ही होना है। मतलब ये ब्लॉक इफ ब्लॉक और ये प्रिंट, कंडीशन अगर ट्रू है और कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक और ये प्रिंट एफ, ये मेन का पार्ट है, तो ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो हाँ, अब इसको हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट कैसे आएगा। तो अब आउटपुट तो क्या है, वही उसी तरह आएगा जो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन है, कोई उसमें नया नहीं है। यहाँ हम ये 2 रन इस तरह लेते हैं। तो पहला हमने रन कराया तो उसमें एबीसी की वैल्यू एंटर की 6912। तो 69 के 12 पर डिपेंडिंग ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो ट्रू रहेगी तो ये प्रिंट होगा ए माइनस बी और ए प्लस प्लस और बी माइनस माइनस। यहाँ पे कोई प्रिंट तो होगा नहीं, तो ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बी की डिक्रीज हो जाएगी। और कंडीशन अगर ट्रू है तो ये 3 स्टेटमेंट चलने हैं जिसमें ए माइनस बी की वैल्यू प्रिंट होगी और ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, बी की डिक्रीज होगी। और ये तो एल्स स्किप हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, बी की प्रिंट होगी और सी की प्रिंट होगी। तो ए की एक इंक्रीज हो जाएगी, बी की डिक्रीज हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो रही है, ए माइनस बी। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रही है नहीं हो रही है वो दूसरी चीज है। तो अब आउटपुट में इस तरह, अगर 6912 लिया हमने तो सी की वैल्यू ए माइनस बी है तो -3 आ जाएगी, सी इक्वल टू -3। और फिर जो नीचे वाला प्रिंट एफ है उसमें ए की एक इंक्रीज हो जाएगी, बी की डिक्रीज हो जाएगी, सी की एज इट इज रहेगी। सी की एज, हाँ सी की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी ना, सी की वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है ना। यहाँ तो जो ऊपर जो प्रिंट हुआ है वो क्या प्रिंट हुआ है, ए माइनस बी प्रिंट हुआ है।
सी में असाइन थोड़ी हुआ है, ठीक है। सी इक्वल्स टू परसेंट डी, इस परसेंट डी की जगह वैल्यू प्रिंट हुई है, ओके। और अगर कंडीशन जैसे दूसरे केस में फॉल्स है तो फिर ये प्रिंट होगा जीपीएम, ए की वैल्यू डबल हो जाएगी, बी की आधी हो जाएगी। बी की 0 कैसे आ रही है? अच्छा, वो मॉडुलो डिवीजन है, आधी क्यों होगी? मॉडुलो डिवीजन में तो रिमाइंडर देता है ना, जो मैंने बताया था। तो रिमाइंडर देता है, तो अगर ये इवन वैल्यू है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा मॉडुलो डिवीजन से। और सी 25 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि सी हमने 25 लिया ही था। यहाँ पे जो सी लिया था तो सी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो a माइनस बी की प्रिंट हो रही है, ना कि सी की प्रिंट हो रही है। तो ये इसका आउटपुट हो गया। अब कोई इसी तरह हम, अब हमें अगर चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो उस एग्जांपल को हम देखते हैं, वो इफ एल्स से। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे पास कि किसी नंबर को हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। तो दो ही कंडीशन होती हैं, इवन ऑड, तो वो इफ एल्स से आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको फाइल को हटा देते हैं। और अब इसमें देखो कि कोई नंबर हमने ली है आई को चेक करना है हमें कि इवन है कि ऑड है। तो हमने चेक कर लिया। इवन कैसे चेक करेंगे? अगर उसको मॉडुलो डिवीजन 2 से करेंगे तो उसका रिमाइंडर चेक कर लेंगे, शेषफल। तो आई को 2 से मॉडुलो डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया हमने, अगर ये 0 की इक्विवेलेंट है तो हमने प्रिंट करा दिया कि नंबर इज इवन, अदरवाइज प्रिंट करा दिया नंबर इज ऑड। और ये जो प्रिंट है जीपीएम, वो मैंने इसलिए लिखा है कि चाहे नंबर इवन हो या ऑड हो, ये प्रिंट तो होके आएगा ही आएगा, क्योंकि इफ के साथ और एल्स के साथ ये है नहीं, ये बाहर है। अब इसमें एक चीज देखो, इफ कंडीशन और प्रिंट एफ, और यहाँ एल्स और ब्रेसेस के साथ प्रिंट एफ लिखा है, तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर एक स्टेटमेंट है तो ये ब्रेसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट तुम्हारा, जैसे इफ के साथ बताया था कि अगर ब्रेसेस नहीं है तो एक स्टेटमेंट जो इफ के जस्ट बाद वाला है वो उसके साथ अटैच रहेगा। अब अगर इस प्रिंट एफ के साथ दूसरा और स्टेटमेंट होता तो वो इस इफ के साथ अटैच नहीं रह जाता, क्योंकि ब्लॉक नहीं है। तो एल्स में भी यही है कि अगर ये ब्लॉक जो हमने लगाए हैं एक स्टेटमेंट है केवल, तो इनको हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, एक स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने ये हटा दिए और एक से ज्यादा स्टेटमेंट हैं तो फिर वो एल्स के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट भी ही इससे अटैच रह जाएगा, नेक्स्ट वाला इससे अटैच नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट तो क्लियर है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक चीज है, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का कंसेप्ट बताया था, तो ऐसे ही मल्टीपल इफ एल्स भी हो सकते हैं। जैसे एक कंडीशन पे डिपेंडेंट हमने ये इफ एल्स लगा लिया प्रोग्राम में, आगे फिर इसी सेम प्रोग्राम में अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा इफ एल्स भी ले सकते हैं, तीसरा इफ एल्स भी ले सकते हैं। इफ तो अकेला रह सकता है लेकिन एल्स अकेला नहीं हो सकता। जैसे इफ होता है तो इफ सम कंडीशन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, उसमें एल्स की जरूरत नहीं भी है, और अगर है तो रख सकते हैं। तो इफ तो विदाउट एल्स आ सकता है प्रोग्राम में, लेकिन अकेला एल्स नहीं आ सकता।
जो एल्स होगा वो किसी ना किसी इफ के साथ अटैच होगा, और इफ के जस्ट बाद ही एल्स आएगा। मतलब इफ का जहां पे कंट्रोल खत्म हो रहा है वहीं से एल्स शुरू होगा, अदरवाइज एरर आएगी। कहने का मतलब ये है कि इफ है और एक स्टेटमेंट, तो इफ यहाँ खत्म हो गया, इसके जस्ट बाद एल्स आएगा। अगर तुम यहाँ पे कोई एक और स्टेटमेंट यहाँ इंक्लूड करते हो, कुछ भी XYZ कुछ भी, तो अब ये प्रोग्राम गलत है, क्योंकि इफ तो यही खत्म हो जा रहा है ना एक स्टेटमेंट के बाद, तो एल्स यहीं से आना चाहिए। लेकिन अब अगर यहाँ पे ब्रेस लगा दो और यहाँ पे ब्रेस लगा दो, मतलब ये पूरे को इस तरह ब्रेसेस में इनक्लोज कर दो, तो सही है प्रोग्राम, क्योंकि इफ का कंट्रोल ब्रेसेस के साथ खत्म होगा। तो इफ अकेला रह सकता है, लेकिन एल्स होगा तो वो किसी ना किसी इफ के साथ आएगा। तो मल्टीपल इफ एल्स भी आ सकते हैं प्रोग्राम में, और कहीं पे भी ये भी हो सकता है कि कहीं इफ एल्स हो तो कहीं अकेला इफ हो। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और सिचुएशंस और रिक्वायरमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट भी